नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूँ आपका संदीप देव। मानव इतिहास का सबसे क्रूर, कहें कि क्रूर सच्चाई एप्स्टीन फाइल के रूप में बाहर आई है। छोटे-छोटे मासूम बच्चों, खासकर बच्चियों का यौन शोषण, 10-10, 11 साल के बच्चों को प्रेग्नेंट बनाना, मारकर उनकी लाश समुद्र में फेंकना, उनके खून पीना, उनके मांस खाना और इसमें दुनिया का यानी वैश्विक एलिट वर्ग शामिल था, जिसको डीप स्टेट आप कहते हैं, वह इन्हीं वैश्विक एलिट से मिलकर बनता है। एप्स्टीन फाइल पे मैं आपको लगातार पोस्ट दे रहा हूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब के कम्युनिटी में। बहुत कुछ इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत है ये, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कल हमारे साथ श्वेता पुरोहित जी आएँगी और श्वेता पुरोहित जी अभी कुछ सप्ताह लगातार एप्स्टीन फाइल पर जो है काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया है, हमारे साथ संवाद करेंगी। लेकिन इस बीच एक और आवाज़ उठने लगी भारत से कि भारत से जो बड़ी संख्या में बच्चियाँ गायब हुई हैं, करीब 10 लाख बच्चियाँ गायब हुई हैं, बच्चे गायब हुए हैं। क्या उसका एप्स्टीन के द्वीप से कोई कनेक्शन है? ये बात उठ रहे हैं लगातार और इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बहुत बड़ी संख्या में बच्ची, महिलाएं, बच्चे गायब हुए हैं। ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी शासन में बेहतर रिपोर्टिंग के कारण ये आंकड़े दिखते हों, ये भी सच है। पहले उतनी रिपोर्टिंग नहीं होती थी। लेकिन ये सच है कि जो 10 लाख से ऊपर का आंकड़ा है, उन परिवारों के लिए त्रासदी है जिनके बच्चे गए। तो आज हम आपको भारत के संदर्भ में समझाएँगे कि क्या एप्स्टीन फाइल से क्या भारत के बच्चों के जो ये गायब होने का मामला है, एप्स्टीन के द्वीप से जुड़ा हुआ है। भारत के बच्चे गायब हो रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? किस देश में उसका क्या उपयोग हो रहा है? क्या वो इंटरनेशनली जा रहे हैं या देश के अंदर हैं? इन सारे बिंदुओं को आज के इस लाइव स्ट्रीम में हम छूने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा ताकि सारी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, ये आपका चैनल है और नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट का मूल्य चुकाइए। जिस कंटेंट को हम कंज़्यूम करते हैं, उसका मूल्य चुकाया जाना चाहिए और ऐसे समय में जब 2 तरह की पत्रकारिता चल रही है, लेफ्ट और राइट की और सनातन की कोई पत्रकारिता नहीं है। इंडिया स्पीक डेली आपके सहयोग से सनातन पत्रकारिता की लाइन को ना सिर्फ खींचने का बल्कि बड़ा करने का प्रयास कर रहा है और उसमें आपका सहयोग ज़रूरी है क्योंकि बिना विज्ञापन, बिना व्यूअरशिप तो पत्रकारिता चल नहीं सकती। इसलिए अच्छा है कि जनता उस कंटेंट का मूल्य चुकाए और इसके लिए क्यूआर कोड आपके इस स्क्रीन पर है। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले ये प्रोमो आपके बीच है, उसके बाद सीधे हम समझेंगे कि भारत के बच्चे आखिर कहाँ जा रहे हैं। चलिए, क्या भारत की गलियों से गायब होने वाले मासूमों का कोई तार न्यूयॉर्क के उस आइलैंड से जुड़ा है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हवस का खेल खेलते थे? बच्चियों का यौन शोषण करते थे, उनका मांस खाते थे, उनका लहू पीते थे। हाल ही में अमेरिका में सार्वजनिक हुई एप्स्टीन फाइल ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि क्या भारत केवल इसमें एक दर्शक है या हमारे बच्चे भी इस वैश्विक मकर जाल की कमोडिटी बन चुके हैं? आज के इस विश्लेषण में थोड़ा हम गहराई से इसको समझेंगे। भारत के बड़े-बड़े लोगों के नाम इसमें आए हैं। उन नामों पे हम एक-एक करके बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये मुद्दा गुम हो जाएगा। फरवरी 2026 में जारी हुए एप्स्टीन फाइल के नए
ढांचे में कई भारतीय रसूखदार के नाम हैं। सरकार के मुखिया, मंत्री, बिज़नेसमैन, राजदूत, दूतावास, ये बड़े-बड़े नाम इस फाइल में आए हैं। भारत सरकार सिरे से इसे खारिज कर रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम 130 बार उस फाइल में क्यों है। लेकिन आज सवाल नामों का नहीं है, सिस्टम का है कि ये सिस्टम क्या बन चुका है। एप्स्टीन जैसा सिंडिकेट डिमांड पर चलता है और जब दुनिया भर में बच्चों के यौन शोषण की एक काली मंडी मौजूद है, तो क्या भारत, जहाँ से हर साल लाखों बच्चे गायब होते हैं, इस मंडी के लिए एक सप्लाई हब नहीं हो गया होगा? आपको नहीं लगता? आंकड़े देखिए, एनसीआरबी कहता है कि पिछले 10 साल में, इस मोदी शासनकाल में 10 लाख से अधिक महिलाएं और बच्चे गायब हुए हैं, खासकर 10 लाख बच्चियां गायब हुई हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा है 20 से 30% जो कभी वापस नहीं आता। वो कहाँ गए उनके बारे में कोई नहीं जानता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओडीसी और अमेरिकी टीआईपी रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय बच्चों को 3 तरीके से बेचा जा रहा है और 3 रास्तों से विदेश में बेचा जा रहा है। पहला रास्ता है खाड़ी देश, इसका डिटेल करते हैं, जहां बच्चों को कैमल जॉकी, ऊंट में बांध के दौड़ाने वाला जो खेल होता है, और बंधुआ मजदूरी के लिए तस्करी किया जा रहा है। दूसरा है यूरोप और अमेरिका, जहां का एप्स्टीन है, वहां अवैध गोद लेने के नाम पर बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है। अवैध गोद लेने के नाम पर, और गोद ले जाकर फिर बच्चों को बेच दिया जाता है, या कुछ वो लोग गोद में रखते हैं लेकिन कुछ बेच देते हैं। और डार्क वेब का एक ऐसा दुनिया है जहां बच्चा शारीरिक रूप से तो विदेश नहीं जाता, लेकिन इंटरनेट के जरिए उसका शोषण वैश्विक स्तर पर होता है। पूरे उस द्वीप पे जो है आपको वीडियो लगे होते हैं, उस शोषण का सभी मजा ले रहे होते हैं। ये भी खेल चलता है। सिंडिकेट काम कैसे करता है, थोड़ा इसे समझते हैं। पहले स्थानीय स्तर पर गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर बच्चों को फुसलाया जाता, उसके माँ-बाप को फुसलाया जाता, माँ-बाप भी बेचते हैं। फिर उसे एक ट्रांजिट हब जैसे दिल्ली या कोलकाता ले जाया जाता है, जहां से जाली दस्तावेज के आधार पर उसे अवैध माइग्रेशन या फेक अडॉप्शन के जरिए, यानी अवैध कि हमने इसको गोद लिया, तो गोद वाले बच्चों को चले गए, फिर वहां उसको बेचने का काम होता है। तो फेक अडॉप्शन के जरिए सरहद के पार भेज दिया जाता है। और एक भारतीय बच्चे की कीमत इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 लाख से शुरू होता है और 20 लाख रुपए तक जाता है। और ये सिर्फ, इसको आप एक अपराध न समझें, ये एक पैरेलल इकोनॉमी है, समानांतर अर्थव्यवस्था है जो रन कर रहा है भारत में, और इसका पैसा नेता से लेकर और ब्यूरोक्रेट तक सबकी जेबों में पहुंचता है। सवाल यह है कि हमारी तकनीक और हमारी जो पुलिस है, क्या वो आम लोगों के लिए चालान काटने का सिर्फ काम करती रहेगी, या इस क्राइम, इतने बड़े क्राइम पर कोई काम भी करेगी? दिल्ली पुलिस का खुद मैंने एक वीडियो देखा, तो कह रहे दिल्ली से प्रतिदिन 50-60 बच्चे गायब हो रहे हैं, दिल्ली और उसके आसपास का जो बॉर्डर एरिया है उससे। तो ये, इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? जब राजधानी दिल्ली से ही दर्जनों बच्चे गायब हो रहे हैं, तो हमारी फेस फेस रिकॉग्निशन तकनीक और स्मार्ट सर्विलेंस कहाँ है? ये सरकार, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, वो कहाँ है? ये पूछा जाना चाहिए। एप्स्टीन फाइल ने यह साबित कर दिया कि सत्ता और रसूख के गलियारे में बैठे लोग ही इन बच्चों के सबसे बड़े ग्राहक हैं। सत्ता में और बिजनेस में बैठे हुए लोग ही, रसूखदार लोग ही इन बच्चों के सबसे बड़े ग्राहक हैं। इसलिए जब तक सिस्टम खुद को साफ नहीं करेगा, तब तक कानून केवल कागजी शेर ही है। भारत के गायब होते बच्चे केवल मिसिंग रिपोर्ट नहीं हैं, वे हमारे भविष्य की हत्या कर रहे हैं। हम इसे नहीं समझ पा रहे।
चाहे वो एप्स्टीन का आइलैंड हो या कोलकाता का कोई कोठा, अन्याय का जो पैमाना है वो एक जैसा है। हाँ, यहाँ खा नहीं रहे, मांस बच्चों का पकाकर नहीं खा रहे, उनका लहू नहीं पी रहे, लेकिन हो यही रहा है। बहुत बड़ा मानव अंग का व्यापार भी इससे जुड़ा है। किडनी, खासकर किडनी रैकेट जो है, वो बच्चों का को मारकर किडनी रैकेट का बहुत बड़ा काम, जो बड़े-बड़े पैसे वालों के किडनी फेल हैं, उनको लगवाए जा रहे हैं। तो भारत में मारा जा रहा है, ये भी बात है। तो इस पूरे पहलू को हम ज़रा राज्यवार समझने का प्रयास करेंगे कि और पिछले 10 साल के आंकड़ों से इसको देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। यूपीए का शासन यानी कांग्रेस का जब शासन था, मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस का शासन था, तो 2004 से 14 के बीच बच्चों के जो लापता होने का दर है, वो आज की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम थी। 2011 से 13 के बीच का आंकड़ा उपलब्ध है एनसीआरबी का। उसके अनुसार सालाना लगभग 60,000 से 90,000 बच्चे लापता हो रहे थे, यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार के समय। तुलनात्मक रूप से यदि देखें तो एनडीए शासन यानी 2014 से वर्तमान अभी तक मोदी के शासनकाल में बच्चों के गायब होने के आंकड़ों में भारी उछाल आया है। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल लाखों महिलाएं और बच्चे लापता हो रहे हैं। अकेले 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से अधिक महिलाएं और लड़कियां गायब हुई है। तो जहां यूपीए शासन का जो अंतिम 2 साल है 2011 से 13, वहां सालाना 60,000 से 90,000 बच्चे गायब हो रहे थे, वहीं एनडीए का 2019 से 21 के 2 साल का आंकड़ा उपलब्ध है, उसमें 13.13 लाख से अधिक महिलाएं और बच्चियां गायब हुई हैं। तो ये भयंकर उछाल है, मतलब कई गुना। अब क्या ये मोदी सरकार में सिंडिकेट काम कर रहा है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इनके कई लोगों के नाम हैं। लेकिन सीधे आरोप लगाने की जगह मोदी सरकार ने कुछ जो अच्छी काम किया उसको भी हम समझते हैं। असल में मोदी कार्यकाल में पंजीकरण रेट में सुधार हुआ है यूपीए कार्यकाल की अपेक्षा। पिछले 10 साल में जो पुलिस प्रणाली का डिजिटलीकरण किया गया है और ट्रैक चाइल्ड नामक पोर्टल्स आदि जो बनाए गए हैं, तो वहां गायब बच्चों की रिपोर्ट को दर्ज करना आसान हो गया है। न्यायिक सक्रियता भी बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट के कारण। सुप्रीम कोर्ट के बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार मामले में आए निर्देश के बाद बच्चों के गायब होने पर अब एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। पहले ये सिर्फ डायरियों में पुलिस दर्ज करती थी, तो अपराध बढ़ा है नो डाउट, लेकिन रिपोर्टिंग भी बेहतर हुई है, तो पहले से ज्यादा रिपोर्टिंग होने लगी है। इसलिए कुछ अच्छाई भी है इस सरकार में कि रिपोर्टिंग दर्ज हो रही है। बच्चों के गायब होने से सामाजिक आर्थिक ढांचा टूट रहा है। वो कैसे टूट रहा है समझिए। पहला तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, और ये कड़वा सच है कि गायब हुए बच्चे तस्कर के जाल में फंसते हैं, उनका यौन शोषण होता है, भीख मांगने के धंधे में लगाते हैं, जबरन श्रम में लगाते हैं, किडनी आदि के रैकेट में लगते हैं, डार्क वेब में लगते हैं और बाहर विदेश भी भेजे जाते हैं। पलायन और गरीबी है, काफी कई माँ बाप बच्चे बेचने वाले की घटना भी आई है, कई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और डिजिटल जोखिम जो बढ़ा है, डिजिटल युग में बच्चों को फुसलाकर ले जाना आसान हुआ है, तो डिजिटल जोखिम भी बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में हम कहें तो कोई कह रहा 54, कोई कह रहा 60, कोई कह रहा 40, लेकिन औसतन हम अगर ले लें तो 20 से 25 मिनिमम बच्चा रोज गायब हो रहा है, और जो अपने आप में भयावह है। कोई कोई तो 60, 70, 80, 90 भी कह रहे हैं, लेकिन औसतन भी ले लें तो 25-30 बच्चे रोज दिल्ली में गायब हो रहे हैं। और इसमें लड़के भी गायब हो रहे हैं, लड़कियां भी गायब हो रही हैं, लेकिन लड़कियों के गायब होने की संख्या अधिक है। तो मोदी शासन काल में बड़ी संख्या में बच्चे, कई गुना बच्चे गायब हो रहे हैं।
लेकिन यह भी सच है कि उनमें बेहतर रिपोर्टिंग और एफआईआर का एक बड़ा योगदान, वो भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और ज़ीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई जानी चाहिए। यदि हम देखें, राज्यवार इस आंकड़ों को देखें तो किस राज्य में हमें सबसे ज़्यादा बच्चे गायब मिलते हैं? तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, वैसे मध्य प्रदेश बड़ा भी है, भाजपा शासित राज्य, और वहाँ करीब 30 साल से भाजपा ही है, लगभग 20-30 साल से। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियाँ गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। यहाँ पर मानव तस्करी एक चुनौती है और 20-30 साल से भी भाजपा इसको रोक नहीं पा रही है। तो देश का नंबर 1 जहाँ से बच्चे गायब होते हैं वो मध्य प्रदेश है। फिर पश्चिम बंगाल है, जहाँ तस्करी का द्वार है, बांग्लादेश आदि जो है भेजना, बांग्लादेश, उधर यूपी के पास है नेपाल, इन सब में। तो ये एक तस्करी का एक प्रवेश द्वार है, इसलिए वहाँ भी रिपोर्टिंग ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में भी बच्चे। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आता है, सबका आंकड़ा मैं बताता हूँ। और उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का आंकड़ा आता है। पश्चिम बंगाल छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में भाजपा, महाराष्ट्र में भाजपा, दिल्ली में भाजपा, इनका शासन है। हो सकता है बेहतर रिपोर्टिंग हो, लेकिन बच्चे गायब हो रहे हैं, ये बात तो है। रिपोर्टिंग में भी दर्ज तो हो रहा है, तो बच्चे गायब होने की। यदि हम तुलनात्मक देखें, और उड़ीसा भी है, वहां भी अभी भाजपा है। तो जो 19-21 के बीच का लापता लड़कियों महिलाओं का आंकड़ा है, वो मध्य प्रदेश में है 1,98,414 रिपोर्टिंग जो है। पश्चिम बंगाल में 1,93,511, महाराष्ट्र में 1,91,433 और उड़ीसा में 70,222। ये क्या दिखाता है? ये स्ट्रक्चरल वायलेंस को दिखाता है कि वायलेंस जो है, ट्रैफिकिंग जो है, वो एक स्ट्रक्चरल रूप ले चुकी है। गायब होने वाले बच्चों का बड़ा प्रतिशत उन राज्यों से है जहां आज भी मध्य प्रदेश आदि में गरीबी, बेरोजगारी, लोग बच्चे अगर बेच रहे हैं या गायब हो रहे हैं, भटक रहे हैं, बड़ी संख्या है। आर्थिक तंगी बहुत बड़ी समस्या है। 20-30 साल बाद भी मध्य प्रदेश में रहकर भाजपा इसको दूर नहीं कर पाई है। कानूनी प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि इन राज्यों में गुमशुदगी हो गई, उसके बाद थोड़ा दिन रोना पीटना करके छोड़ देते हैं, और जिसके कारण संगठित अपराधी इसमें सफल हो रहे हैं। और जांच में शिथिलता बहुत ज्यादा है। दिल्ली जैसे शहर में भी, जहां सीसीटीवी लगी है, स्मार्ट पुलिसिंग का जोड़, और दिल्ली की पुलिस डायरेक्ट केंद्र यानी गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आता है। यानी जांच में शिथिलता है, रिपोर्टिंग हो रही है लेकिन जांच में शिथिलता अभी भी बनी हुई है। तो ये सरकार की और पुलिस की एक बड़ी विफलता है। रिकवरी क्या कहता है, उसका रेट क्या कहता है? एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, उसका कहना है कि 20 से 30% बच्चे कभी वापस नहीं आते, कभी उसको ढूंढा नहीं जाता, वो कभी नहीं आते। वो कहाँ जाते हैं? वो अवैध अंग व्यापार में, किडनी आदि में, बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति, एप्स्टीन द्वीप, विदेश में अवैध गोद के जरिए, हर जगह बच्चे बेचे जा रहे हैं। 30% बच्चे जो मिस होने की रिपोर्ट अगर 100 है, उसमें 30 बच्चे कभी नहीं ढूंढे जाते, उनको बेच के खत्म कर दिया जाता है। इसलिए, और राज्यों के बीच इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण बहुत आसानी से ये बच्चे के तस्कर बच्चों को लेकर निकल जाते हैं केंद्र में। और ये मोदी सरकार कहती थी डबल इंजन लाइए, डबल इंजन लाइए, केंद्र और राज्य सब जगह में दीजिए। आज केंद्र और राज्य सब जगह इनकी सरकार है लगभग प्रदेशों में, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण भी बच्चे के गायब होने की संख्या इनके शासन में और बढ़ रही है। ये बात, रिपोर्टिंग अच्छी बात है, लेकिन बढ़ रही है, ये बात भी सच है। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो एक एक तंत्र है, पूरा मकर जाल की तरह है। और ये एक मकर जाल की तरह है, ये सिर्फ अपराध नहीं है, एक समानांतर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थव्यवस्था है, जिसका टर्नओवर अरबों में है और जिसके ग्राहक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट और वैश्विक एलिट है।
एप्स्टीन फाइल से ये दिख गया है कि बड़े-बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष भी इसके खरीदार हैं, ग्राहक हैं। तो ये एक भयावह ढाँचा जो है इसका सामने आता है। ये रिक्रूट कैसे होते हैं? अगर आप देखेंगे तो स्थानीय लोगों से मिलकर ही इसको रिक्रूट किया जाता है। कोई पड़ोसी होगा आपका, दूर का रिश्तेदार होगा, प्लेसमेंट एजेंट होगा, इनसे बचकर रहिएगा। पड़ोसी भी कि चलो हम अपने शहर में पढ़ा देते हैं, कोई दूर का रिश्तेदार के यहाँ आप डाल दिए, प्लेसमेंट एजेंसी काम करती है। तो ये वो तरीका होता है जहाँ से बच्चों को ऐसे निकाला जाता है। और खासकर उन परिवारों को निशाना बनाते हैं जो अत्यधिक गरीबी में हैं, जो कल को रिपोर्ट नहीं कर सकते, भाग-दौड़ नहीं कर सकते, ज़्यादा हुआ तो कि ₹10,000 उनके हाथ में दे दिया और चुप हो जाएँगे। जैसे जहाँ प्राकृतिक आपदा जहाँ जाती है, बच्चों को खिलाने का नहीं है, भूकंप हो, सुंदरबन में जैसे चक्रवात हो, शहर में अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन का लालच दिया जाता है और इस तरह बच्चों को घर से निकाल के ले जाया जाता है। और बच्चा यहाँ बच्चा नहीं रहता, बच्चा यहाँ कमोडिटी हो जाता है, एक वस्तु हो जाता है। उसके व्यापार होते हैं। आपको ध्यान होगा, कई फ़िल्में इस पर बनी हैं बाकायदा। अभी रानी मुखर्जी की जो मर्दानी 3 आई है, उससे पहले 1, 2 1 भी देखिए, वो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे था। तो फ़िल्में भी आपको सचेत कर रही हैं, काफ़ी सारे क्राइम शो सचेत कर रहे हैं। इसलिए सचेत होइए, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, आपके बच्चों से ही आपका जीवन है। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखना और सुरक्षा करना आपके हाथ में है, क्योंकि शासन-प्रशासन तो बिल्कुल फ़ेल है इस मामले में। बच्चों को ले कैसे जाते हैं? बच्चों को सा ट्रेन से, बस से ले जाते हैं। भीड़ में पहचान छुपाना आसान होता है, भीड़ के बीच में ले जाते हैं। और जो ट्रांज़िट हब है, वो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, उधर असम में गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन है और इधर उत्तर में मुगलसराय जो यूपी है, वो ट्रांज़िट हब माना जाता है। इन 3 स्टेशनों का ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का प्रयोग होता है बच्चों की तस्करी में। और उनके कपड़े बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, उनकी पहचान मिटा दी जाती है और बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाता। यौन शोषण रेड लाइट एरिया में बच्चों को बड़ी संख्या में बेचा जाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल और नेपाल के ज़रिए तस्करी करके भेज दिया जाता है। दिल्ली के जीबी रोड में आपको, मुंबई के कोठे पर, पुणे के कोठे पर उसको बेच दिया जाता है। बंधुआ मज़दूरी आपको कराई जाती है सबसे ईंट भट्टे, ढाबा, कारखाने आदि में। अवैध विवाह के लिए भी होता है, खासकर इस तरफ राजस्थान, हरियाणा आदि में जो है, पारो कहा जाता है इसको, खरीदी हुई दुल्हन बनाकर बेच दिया जाता है। और अवैध गोद लेना, यानी विदेशी आते हैं कि हम गोद ले रहे हैं और उसके नाम पर बच्चों को ले जाते हैं और फिर एप्स्टीन आइलैंड और जहाँ वो बेचते हैं। तो सिंडिकेट का जो की पूरी जो प्रणाली है, वो रोजगार, अच्छा जीवन, विवाह, इस सब का वादा करते हैं और इस आधार पर लेते हैं। पहचान पत्र बदल देते हैं, रातों-रात सफ़र करते हैं। नशा भी उनको दिया जाता है ताकि वो सोए रहें, मारपीट किया जाता है। इस सिंडिकेट में राजनीति और साँठ-गाँठ तो आपको एप्स्टीन फाइल में दिखाई है। यह मानना कि इतना बड़ा नेटवर्क बिना स्थानीय प्रशासन और सरकार की सहमति के चल रहा होगा, ये मानना भी अपने आप में एक तरह से अपराधी है। ये भ्रम ही है। मिसिंग रिपोर्ट को रन अवे मानती है पुलिस। मिसिंग है, खुद भाग गई होगी किसी प्रेमी के साथ, ऐसे करके उसके माँ-बाप को लांछित करके पुलिस इस पे चुप हो जाती है और पुलिस फिर माल कमाती है। और डिजिटल डार्क वेब एक बड़ा माध्यम के रूप में उभरा है, जो कैम गर्ल, जो डार्क वेब के माध्यम से बच्चों की कैम गर्ल या अन्य साइबर अपराधों के लिए तस्करी की जा रही है। यह मोदी के कार्यकाल में उभरी एक नई तकनीकी चुनौती है। डार्क वेब के जरिए बच्चों का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न भी बढ़ा है। मनी ट्रेल का पता नहीं चलता कभी भी कि मनी ट्रेल जो है किसने खरीदा, कैसे खरीदा, ज्यादातर कैश से सारा काम होता है। इसमें इसमें तस्करी
विधेयक जो आया था, उसको एक मील का पत्थर माना जाता है कि ये विधेयक ने पुराने कानून की जगह ये जो विधेयक आया, उसने तस्करी की व्यापक परिभाषा बदली। नए कानून में केवल यौन शोषण नहीं, जबरन श्रम, दास्ता, अंग निकालने, जबरन भीख मंगवाने, इन सबको भी तस्करी माना गया है। एनआईए की भूमिका को एक क्रांतिकारी बदलाव सरकार लाई है। एनआईए के को ये सौंपा गया है। मानव तस्करी को अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इसकी जाँच एनआईए को सौंपी जा सकती है। तो एक और उन जो पकड़े गए उनके पुनर्वास पे जोर दिया गया है और कठोर दंड जो है न्यूनतम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की व्यवस्था इसमें की गई है। लेकिन क्रियान्वयन अभी भी नहीं हो रहा, ये चुनौती बनी हुई है। जब तक व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी, शोषक शोषण से मुक्त नहीं होगी, इसका क्रियान्वयन नहीं होगा ठीक से, पीड़िता का बहिष्कार सामाजिक रूप से है, वो भी एक बड़ा खतरा है। डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है इसकी और राज्यों के बीच समन्वय नहीं है। एनआईए आ तो गई है लेकिन समन्वय नहीं है वो। उनको भी तो राज्यों से मिलकर काम करना होता है। ये बड़ा जो है खतरा है। एप्स्टीन फाइल का क्या भारत से सीधा संबंध है? यदि हम देखें अभी जो जनवरी-फरवरी में जो एप्स्टीन फाइल आया है, एप्स्टीन फाइल में कुछ भारतीय हस्तियों, राजनेताओं के नाम हैं, ईमेल हैं, कुछ कुकर्म भी हैं बिज़नेसमैनों के। और लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय एक लाइन में सजा याफ्ता अपराधी की रद्दी बातें कह के खारिज कर दिया। ये सजा याफ्ता अपराधी की रद्दी बातें नहीं है, इसको अमेरिका के राष्ट्रपति के अध्यादेश से ये जारी हुआ है। तो भारत सरकार आखिर क्या छुपा रही है, जो इस पर वो मुँह नहीं खोल रही है, जबकि भारत के कई बड़े लोगों के नाम हैं। भारतीयों बच्चे अभी तक भारतीय बच्चों के एप्स्टीन के द्वीप या नेटवर्क पर ले जाने का कोई प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन डार्क वेब और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट जो एक-दूसरे से जुड़े हैं, आज नहीं तो कल ये भी स्पष्ट होगा कि उसके द्वीप पर डार्क वेब आदि के ज़रिए भारतीय बच्चों का कितना शोषण हो रहा था, ये भी आगे आ सकता है और ये एक वैश्विक सिंडिकेट है। दुनिया भर के शक्तिशाली, पावरफुल दुनिया के एलीट, एक ऐसा समूह जो बच्चों के यौन शोषण और तस्करी को न सिर्फ संरक्षण देता है बल्कि चलाता है और भारत उस में एक सप्लाई चेन की भूमिका में कहीं न कहीं दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है यूएनओडीसी ग्लोबल रिपोर्ट बताती है संयुक्त राष्ट्र संघ की कि भारतीय बच्चों को खाड़ी देशों और अमेरिका, यूरोप में तस्करी करके बेचा जा रहा है। ये ऑफिशियल डाटा है। अमेरिकी विदेश विभाग की टीआईपी रिपोर्ट है 2025, यूएनओडीसी की रिपोर्ट है 2024। कहती है कि भारतीय बच्चों को खाड़ी देशों में कैमल जॉकी के रूप में बांध के भी और कैमल जॉकी यानी जो आपको ऊँट के जो को चलाने वाले जो होते हैं या ऊँट को के पीछे-पीछे बच्चे रूप में उसकी उसको काम के लिए ले जाते हैं, तस्करी करते हैं और पश्चिम देशों में अवैध अंग व्यापार, बाल पोर्नोग्राफी और एप्स्टीन जैसे काम। यूरोप में अंग व्यापार, किडनी आदि के लिए पोर्नोग्राफी और अमीरों के मनोरंजन के लिए और खाड़ी देश में ऊँट से चरवाहे आदि के रूप में ले जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का डाटा है कि अवैध गोद लेने के नाम पर भारतीय शिशुओं को विदेशों में बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट है और एक बच्चे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5,000 से $20,000 है। ऐसे बेचा जा रहा है। तो और साथ ही अमेरिका, यूरोप में सर्वेंट स्लेवरी भी उनका पासपोर्ट रख के सर्वेंट स्लेवरी भी कराई जा रही है। तो ये जो है एक ऐसा मामला है जिस पर मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बात सच है कि उनके कार्यकाल में बच्चियों के गायब होने की रफ्तार तेज है। संभवतः उनकी रिपोर्टिंग के कारण, लेकिन रिपोर्टिंग भी हो रही है तो बच्चे गायब हो रहे हैं तभी, तो बच्चियों के गायब होने की रफ्तार तेज है। प्रधानमंत्री मोदी से अपील है कि एप्स्टीन फाइल में उनके जिन मंत्री आदियों के नाम हैं, जिनके एक व्यक्ति का तो ऐसा नाम आया है जो मैं बताऊँगा आपको,
कि वो तो एप्स्टीन के द्वीप पर भी जाने की उसके रिकॉर्ड हैं। या तो इसकी जाँच कराए, एक लाइन का प्रेस रिलीज़ जारी करके खारिज कर देना, ये उन बच्चों के और उनके माँ-बाप के साथ एक क्रूर मज़ाक है, जो रोज़ देश की राजधानी दिल्ली जैसे से गायब हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये आप अपने ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट में कि एपिसोड कैसा लगा। अभी एप्स्टीन फाइल पे आप और क्या-क्या जानना चाहते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप एप्स्टीन फाइल के बारे में समझ पा रहे होंगे कि ये कितना भयावह है। मैं अपनी बात खत्म करूँ उससे पहले हमारा कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन का जो एआई कोर्स हो रहा है, सीखिए, इससे अपने आप को बचाने में भी मदद मिलेगी और सनातनियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पहले बैच में 50 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका आखिरी क्लास है अब। सेकंड बैच 19 फरवरी से आरंभ हो रहा है। असली सीट जो है बहुत लिमिट है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो लोग भी पहले आएँगे वो उनका रजिस्ट्रेशन अपना कराकर एआई के कोर्स में अपने आप को एनरोल करके आप अपने आप को मजबूत बनाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या आप जानते हैं एआई सीखने वाले लोग आज 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हैं? हमारे केजीएफ बैच 1 के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सीखा और काफी सफलता से चैट जीपीटी, क्लाउड इमेज जनरेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और 40 से भी ज्यादा एआई टूल्स का प्रयोग अब करने लगे हैं। और अब आ रहा है बैच 2 19 फरवरी से। वही प्रूवन करिकुलम एक्सपर्ट गाइडेंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो आपको एआई एक्सपर्ट बनाएगी। लेकिन सुनिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और रजिस्ट्रेशन तेजी से भर रहे हैं। देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करें। केजीएफ पाठशाला, एआई की एक्साइटिंग दुनिया में आपका पहला कदम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में। कल श्वेता जी होंगी हमारे साथ एप्स्टीन फाइल पर डिटेल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।